morning to all of you and welcome back. अच्छा, there was a small change in the schedule, so like, were you all aware of that? मैंने कोई group में activity देखा नहीं, and so on. ठीक है, so let's get started. We were discussing about refraction and especially about TIR. है ना? Good morning, Dhare also. अभिक कुमार से नहीं, रवि सर ने बाद में बता दिया. ग्रुप में तो कुछ ऐसे था नहीं, था क्या ऐसे कुछ? ये ओवरलुक. No, ग्रुप में तो नहीं था, but if there is some other channel also, I don't know. ठीक है ना? चलो, let's get started. Yesterday we had just introduced the idea of TIR और angle of deviation वगैरह ये सब चीज हमने काफी डिटेल में स्टडी की, है ना? That's what we have done till now. Let's start. Okay, दिव्यम says कि नहीं, अभी कुमार says कि नहीं, अनिमेश सर ने बताया नहीं, but अनिमेश सर ने कहाँ बताया था? In the sense कि ग्रुप में तो कोई. चलो, let's start with TIR, the point that we left last class. ठीक है? We were talking about TIR. इस स्लाइड से ना चमक तो यहाँ पे एक चमक आई. स्ट्रेट कॉफी यहाँ पे एक चमक है. I think ये तो ठीक है, चलेगा. चलो, TIR के ऊपर हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि TIR कब होगा ना, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा. और क्रिटिकल एंगल कब होता है? जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है. अगर ये μ1 है और अगर ये μ2 है, तो वी हैव डिस्कस दैट μ1 sin IC is equal to μ2 sin 90 डिग्री. तो μ2 into sin 90 डिग्री 1 तो इसलिए लिख दिया. तो therefore IC is equal to sin inverse μ2 into sin 90 डिग्री. ठीक है ना? तो therefore IC is equal to sin inverse of μ2 by μ1. That's the story. अब क्या है कि अगर IC से ज्यादा होगा तो TIR, और अगर IC से कम होगा तो that case diffraction, और अगर IC होगा तो that case grazing. That's what we see. इसी कंटेक्स्ट में एक वो है that is called as circle of illumination. ठीक है ना? तो फर्स्ट थिंग that we are discussing about TIR is, कल हमने एक चीज डिस्कस किया था, is that अगर मैं पानी के अंदर से देख रहा हूं, in that case पूरा जो दुनिया है that gets confined within a cone. कल हमने डिस्कस किया था of semi vertical angle equal to IC. That was one aspect of TIR. आज एक important aspect of TIR डिस्कस करेंगे and that is fiber optic. और उसके पहले एक और चीज हम डिस्कस करना चाहेंगे, that is called as circle of illuminance. ठीक है? Now what is circle of illuminance? The concept of circle of illuminance is like this, that let us say there is a point source out here. ठीक है? और ये लेवल ऑफ वाटर है, पॉइंट सोर्स है, तो इसके जो ई वाला लाइट है ये तो सीधे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ये वाला लाइट ऐसे बेंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. बट कोई ना कोई लाइट तो होगा ना जो कि ग्लेजिंग में जाएगा. वो कौन सा होगा ना? ऑब्वियसली वो क्रिटिकल एंगल वाला होगा. और उसके बाद क्या होगा ना, सारा TIR करेगा. दैट मींस these rays, TIR वाला rays will not be able to come out of the water. यानी जरा समझो, अगर मैं मान लो पानी के बाहर से देखता हूं, तो दैट केस पता है क्या होगा? मुझे एक छोटा सा सर्कल दिखेगा, और इल्यूमिनेंस उसी सर्कल के रीजन में दिखेगा. क्यों? क्योंकि बाकी लाइट तो बाहर आ ही नहीं पा रहा. बाकी लाइट तो बाहर ही नहीं आ पा रहा है. तो दिस इज कॉल्ड एज अ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस. इतने रेडियस में एक सर्कल बनेगा. दिस इज कॉल्ड एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस. ठीक है? बहुत आसान कंसेप्ट है. यानी कि अगर h हाइट पे होगा तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस? So let's call it as r.
लेट्स कॉल द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस एज आर। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करोगे? ये तो आईसी हो गया, दिस इज आईसी ना, है ना? तो साइन आईसी तो मुझे मालूम है, साइन आईसी क्या हो जाएगा? म्यू 2 बाई म्यू 1। तो म्यू 2 तो एयर है, तो 1 बाई म्यू भी लिख सकते हो। म्यू 1 को म्यू लिख देता हूं, म्यू 2 तो इन दिस केस एयर इज इक्वल टू 1 होगा इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, नॉट ऑलवेज। कल हो सकता है केरोसिन का होगा, कुछ भी हो सकता है। So therefore, let's not generalize too much also, but then mostly it will be air. Yeah. But general करेंगे तो ये आएगा, लास्ट में पुट कर, ठीक है? तो this is general the case. मुझे आर चाहिए, है ना? तो साइन आईसी मिल गया, that is म्यू 2 by म्यू 1. So I can draw a triangle like this. तो ये तो tan हो गया, तो tan IC is equal to R by H, यानी जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का रेडियस होगा वो हो जाएगा H tan IC and that is equal to H tan IC बोलते हैं म्यू 2 by this, यानी equal to म्यू 2 by under root of म्यू 1 square minus म्यू 2. देखो ठीक है। Now this is the case, ये हो गया। So this is called as radius of circle of illuminance, which is generally equal to H into म्यू 2 तो 1 हो गया और ये भी म्यू 2 1 हो गया, जनरली द केस। तो जनरली ये क्या हो जाएगा? तो जनरली देखना ये हो जाएगा इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट ऑफ जनरल, क्योंकि ज्यादातर केस में क्या होता है, हम एयर लेते हैं, ठीक है ना? वेयर एल्स गिवन द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, बट ये जनरल आंसर है और ये हो गया इस कंटेक्स्ट में। अगर वाटर और एयर हुआ तो इस कंटेक्स्ट में ये राइट होता है, ठीक है? एंड वेयर एल्स एग्जैक्टली गिवन द सेम आंसर. Divyam has asked a question and that is regarding cuttlefish. देखो हिप्नोसिस अलग है, कटलफिश के जो हिप्नोसिस की बात करो, हिप्नोसिस डिफरेंट है। हिप्नोसिस समथिंग दैट लाइक आंखों को चुभता है एंड somehow it influences the brain, so that's a little different, I mean, ठीक है ना? So let's not introduce that thing here, that's more esoteric rather than scientific or realistic, ठीक है ना? डस्टर का बेहाल है, इससे अच्छे की देसी इलाज ही करते हैं। ओके, इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन फाइबर ऑप्टिक्स। देखो फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल को अगर मैं बड़ा सा देखता हूं तो ये ऐसे 2 लेयर ऑफ ऑप्टिक मटेरियल ट्रांसपेरेंट, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, ये हो गया म्यू 1, ये हो गया म्यू 2, ठीक है? Obviously I don't think I need to say that म्यू 1 is made greater than म्यू 2 so that क्या होता है कि अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ छोटा करके, ये बड़ा सा फाइबर ऑप्टिक केबल है लेट्स से, और ये बाहर का मटेरियल हुआ, फिर इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर, तो ये जो रेज है ना वो ऐसे करके टीआर करके चलेगा। So what we have to do is that we have to convert our internet data traffic into electromagnetic waves, और उसके बाद इस फाइबर ऑप्टिक केबल में बस एंट्री करा, उसके बाद क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली टीआर करते 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 हमारे डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है, वो भी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। So you can imagine how fast the communication becomes. The speed of light is as such 3 × 10⁸। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो थोड़ा कम हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ अगर 10⁸ भी हुआ है ना, तो भी इट्स नॉट अ स्मॉल स्पीड, दैट्स लाइक व्हाट 1 लाख किलोमीटर्स। अगर 10⁸ मीटर्स हुआ तो
तो देखो दैट्स अ वेरी बिग वैल्यू। तो कहने का मतलब क्या है कि टीआईआर से क्या होता है आज के दिन में ये जो इतने सारे इंटरनेट हेवी डेटा ट्रैफिक पॉसिबल हो पा रहा है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ टीआईआर। टीआईआर के बगैर क्या होता कि मान लो मैंने कोई डेटा दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब वो डेटा एंट्री तो कर गया, रिफ्रैक्शन किया, अब मान लो बाहर चला गया, फिर क्या फायदा वो, है ना, फिर क्या फायदा वो, isn't it? So therefore what I want is that the refractive index pairing should be such that there is TIR happening. ठीक है, तो अब सपोज मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं इज दैट कि व्हाट शुड बी द, अच्छा चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूं, ये हो गया, ये हो गया। अब मेरा सवाल सुनो, ये आई है, सो इफ आई इज इंक्रीज्ड, आई तो मेरे हाथ में है, मैं 10 डिग्री भी कर सकता हूँ, 20, 25, 30, 40, 50 भी कर सकता हूँ। इफ आई इज इंक्रीज्ड, इज इट इन favor of TIR at this surface? Yes or no? Okay, Satyam immediately says no. ठीक है, ध्रुव also says no. यानी क्या, जितना आई बढ़ाओगे ना उतना TIR के अगेंस्ट चला जाता है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अगर आई बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, तो ये एंगल छोटा हो जाएगा। So this angle, let's call it as suppose theta. So as I is increased, what happens? R also increases. That would mean R also increases, and that means theta decreases because R plus theta has to be 90 degree in this particular case. क्यों? ये एक्सिस हो गया और ये हो गया, तो ये 90 डिग्री है, तो R plus theta 90 डिग्री। अगर I बढ़ाऊंगा तो R बढ़ेगा, और R बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा, थीटा घटेगा, थीटा reduces. So therefore lesser chance of TIR, यानी I को मैं नहीं बढ़ा सकता beyond a point. So therefore, given that this is let's say mu3, suppose surrounding mu3 ले रहा हूं मैं, so given that this is mu3, can you find out I max or TIR to happen? So question is find I max for TIR to happen. ठीक है, शिवम विरल सर ने ही बताया कि नो, यानी अगर मैं आई बढ़ाता हूं तो टीआईआर के अगेंस्ट जाता है, टीआईआर का चांस कम हो जाता है, दैट्स द केस, है ना? चलो ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो आई थिंक मैं दो जगह इक्वेशन लिख सकता हूँ, एक रिफ्रैक्शन 1 और एक रिफ्रैक्शन 2। तो रिफ्रैक्शन 1 में अगर मैं देखता हूँ, इन दैट केस हो जाएगा mu3 sin I इज इक्वल टू mu1 sin R, दैट्स द केस। और उधर हो गया, अगर ग्रेजिंग चाहते हो, जस्ट ग्रेजिंग चाहते हो, इन दैट केस क्या हो गया, रिफ्रैक्शन 2। रिफ्रैक्शन 2 में हो जाएगा mu1 sin थीटा इज इक्वल टू mu2 sin 90, ये चीज, ठीक है ना? ये हो गया mu3 sin I इज इक्वल टू mu1 sin R, एंड mu1 sin थीटा इज इक्वल टू mu2 sin 90। ये दो इक्वेशन है, तो यही मैक्सिमम वैल्यू है, इसको बल्कि आई मैक्स भी लिख सकते, ठीक है? और थीटा प्लस आर तो 90 डिग्री है, isn't it?
यानी मैं थीटा को लिख सकता हूँ एज 90 माइनस आर, तो यानी म्यू वन साइन 90 माइनस आर, तो यानी कॉस आर इज इक्वल टू म्यू टू साइन 90, तो लाइक कॉस आर, यानी cos r is equal to mu 2 by mu 1। ठीक है। अच्छा, इसमें sin r क्या आ रहा है? म्यू 3 बाई सॉरी, हाँ sin r, तो क्या आ गया ना, म्यू 3 बाई म्यू 1 sin i max, यानी sin r आ गया म्यू 3 बाई म्यू 1 sin i max। तो cos r अगर ये होगा तो sin r इससे भी आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस दिस द स्क्वायर करके, यानी अंडर रूट ऑफ म्यू 1 स्क्वायर माइनस म्यू 2 स्क्वायर बाय म्यू। तो दोनों को इक्वेट करना रहेगा। यानी कंडीशन इज दैट म्यू 3 बाय म्यू 1 sin i max इज इक्वल टू या अंडर रूट ऑफ म्यू 1 स्क्वायर माइनस म्यू 2 स्क्वायर, और म्यू 1 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, बाय म्यू 1। यानी बेसिकली क्या आ गया, i max आ गया इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू 1 स्क्वायर माइनस म्यू 2 स्क्वायर बाय so this is the maximum value। ठीक है, दो तीन जने ने आंसर दिए हैं। ध्रुव, तुम्हारे आंसर भी लगता है सही है कि तुमने cos इनवर्स, ये ठीक नहीं लगता। I think Viral has given the right answer, and that is and even Aryan Sahu also, mu1 square minus mu2 square। हाँ वही, चलो कोई बात नहीं, वो थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ कहीं पे, कोई बात नहीं। तो ये आई मैक्स हो गया, यानी इससे ज्यादा अगर आई करोगे तो इन दैट केस वहां पे टीआईआर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इससे कम एंगल पे तुमको डेटा को इनपुट कराना, उससे क्या होगा, वो ऑटोमेटिक फिर टीआईआर करते 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 विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड दूसरे एंड पे पहुंच जाएंगे, चाहे वो डेस्टिनेशन कितना ही दूर क्यों ना हो, अगर मान लो विद इन द कंट्री। और अगर पूरा वर्ल्ड ओवर है तो इन दैट केस मे बी इट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम, बट और आज के दिन में यही हो रहा है। आज के दिन में पूरा एक नेटवर्क ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल लगाया गया है, सब समुद्र के नीचे से जा, ठीक है। और we can be proud of one thing is that one of the company which is Flag, which has a lot of fiber optic cables under the sea in the entire Pacific Ocean, is being owned by Reliance, so therefore there is an Indian ownership also, so we can be proud on that। वो अलग बात है कि वो रिलायंस वो वाला जो अनिल अंबानी वाला और अनिल अंबानी वाला जो है थोड़ा डूबता सितारा है, बट चलो जो भी है व्हाटएवर, कांट हेल्प इट। तो ये हो गया आई मैक्स। नाउ आई हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन इज दैट कि इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये कि तुमको अगर डेटा को यहां से वहां भेजना है, चेन्नई भेजना है, कानपुर भेजना है, बॉम्बे भेजना है, त्रिवंतपुरम भेजना है, कहीं भी भेजना, इन दैट केस इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी लेस देन दिस आई मैक्स। अदरवाइज क्या होगा, टीआईआर ना होके डेटा यहां से निकल जाएंगे, इन दैट केस फिर हमारा कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि टीआईआर होता रहे कंटिन्यूस। ऐसे में एक रिस्क फैक्टर रहता है कि मान लो बाई चांस वो एंगल, मान लो किसी वजह से कुछ वाइब्रेशन हो गया है इंस्ट्रूमेंट में, मतलब एन रीजंस कुड बी देयर। सपोज मैं कहता हूं नहीं, कुछ ऐसे करो, कुछ ऐसे करो कि टीआईआर के अलावा कुछ हो ही ना, टीआईआर के अलावा कुछ हो ही ना, तो इन दैट केस क्या करो, मतलब अगर हमेशा चाहते हो टीआईआर हो तो क्या करो। फॉर टीआईआर टू हैपन ऑलवेज, what is the criteria, what is the condition?
अनिरुद्ध से इसकी मिरर लगा दो। कहां तक मिरर लगाओगे? चेन्नई तक। अगर मान लो चेन्नई डेटा ट्रांसफर करना है, मेल भेजना है, तो हम चेन्नई तक तो मिरर नहीं लगा सकते। और वैसे ही पता है मिरर में एक दिक्कत पता है क्या है कि मिरर में ना 100% नहीं हो पाता। जैसे टीआईआर में क्या होता है 100% रिफ्लेक्शन हो, मिरर में 100% नहीं हो पाता। मिरर में हमेशा एक परसेंटेज रहता है। मिरर में हमेशा एक परसेंटेज रहता है और उसकी वजह से क्या होता है प्रॉब्लम होता है कि धीरे धीरे वो श्रिंक करने लगता है उसका इंटेंसिटी। So therefore, by the time the data reaches, let's say at the destination, the data volume of the light, I mean, which is responsible for the transmission, would be very less, and detection might become a problem. ये चीज है। TIR में फायदा क्या होता है 100% हो जाता है, तो detection is not a problem generally. अच्छा, anyway, Akshit has given a question and that is, आज के दिन में तो चलो फाइबर ऑप्टिक केबल है, इसके पहले इंटरनेट तो वो लैंडलाइन से होता था, जो कॉपर वायर होते थे, है ना? तो कॉपर वायर में यही चीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू होता, समझ ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू। और वैसे भी ये जो सवाल पूछ रहे हो अक्षय, अब ध्यान से सुनना, अभी भी ये यूज हो रहा है। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो हमारे डिश एंटेना में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आता है, फिर वो एक जगह कंसंट्रेट होता है, वहां पे जनरली एंटेना फैंटेना रखते हैं, तो उससे रिसीव होते हैं। रिसीव क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, तो मालूम है, तभी इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करता है, जो एंटेना है ना उसके इलेक्ट्रॉन्स को शेक करता है, यानी ऑसिलेट कराता है, समझे ना? तो वो पैटर्न ऑफ ऑसिलेशन अब उस तार में चला जाएगा। कौन सा तार? वहां से टीवी तक का जो कनेक्टिंग वायर। ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कलेक्ट हुआ डिश में, वो जो एंटेना से जो तार निकल के जा रहा है पूरा टीवी तक, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करेंगे इन द सेम पैटर्न एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट हैव कम एंड हिट द डिश। तो वो जो चीज था पहले जमाने में इंटरनेट को सेंड करने का तरीका, वो आज भी है, बट हाँ लिमिटेड स्केल, छोटे मोटे जगह, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल के कुछ इनहेरेंट एडवांटेजेस है, और इस वजह से क्या हो रहा है, फाइबर ऑप्टिक केबल ही आज के दिन में यूज, ठीक है ना? ये चीज पहले उसी चीज को हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते थे, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू या इलेक्ट्रिकल वेव्स के थ्रू या ऑसिलेशंस के थ्रू उसको ट्रांसमिट करते, वो भी एक अपना तरीका है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर कम्युनिकेशन चैप्टर में डिस्कस करना होगा तो करेंगे, बट अदरवाइज ऐसा तो सीबीएसई से तो हट गया, ठीक है ना? अनिरुद्ध आस्क्ड दैट मिरर में तो चलो ठीक है व्हाटएवर, टीआर में भी तो एब्जॉर्प्शन हो सकता है मीडियम से, हो सकता है नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा, वो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या होता है उसके अमाउंट रिलेटिवली कम। मींस जैसे मान लो सपोज मैं कहता हूं कि फॉर एवरी 500 किलोमीटर द इंटेंसिटी बिकम्स हाफ, लेट्स से, या 200 किलोमीटर द इंटेंसिटी बिकम्स हाफ, और मान लो तुमको एक मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए एट द रिसीविंग एंड, मतलब जहां पे डिलीवरी होना है, टू एबल टू जज द डेटा ऑफ द वेव, सपोज ऐसे कुछ है, तो इन दैट केस क्या होगा ना, रिक्वायर्स दैट इंटेंसिटी जो एकदम स्टार्टिंग में देना पड़ेगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देना पड़ेगा। मतलब क्या, ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो हम बीम करेंगे इसके थ्रू, ये वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस। अगर बहुत ज्यादा दूर तक भेजना है तो इट इज बेटर टू हैव अ लिटिल हायर इंटेंसिटी ऑफ लाइट टू स्टार्ट आउट, सो दैट वो जब तक उस डिलीवरी एंड पे पहुंचेंगे तो कम से कम उतना इंटेंसिटी रह जाए कि वो वहां पे डिटेक्टेबल हो बाय द मशीनरी इंस्ट्रूमेंट जो भी है। हाँ ये बात सही है, व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, इज दैट अगर इसका इंटेंसिटी आई नॉट होगा तो एट द रिसीविंग एंड वो आई नॉट एंड तक नहीं रहे, वो आई नॉट का कुछ फ्रैक्शन हो। बस अब हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि वो जो फ्रैक्शन है वो वहां के मशीनरी से डिटेक्टेबल, बस। तो उसके लिए अच्छा अगर मान लो डिटेक्टेबल नहीं होता है, बाई चांस कुछ कम हो जाता है, तो दैट इज एक ही इलाज है कि इसका इंटेंसिटी बढ़ा दो तो उसका भी बढ़ेगा, एंड इट विल क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड पॉइंट व्हिच इज देयर फॉर डिटेक्शन। बट एनीवे दीस आर टेक्निकलिटीज व्हिच आर नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ द डिस्कशन ऑफ द सिलेबस। ये तो तुमने सवाल पूछा इसलिए मैंने ऐसे जवाब दे दिया, बट एज सच इतना कोई वो नहीं था, इसका रेलेवेंस इतना नहीं था। मनन has given an answer that is mu2 by mu1 को मिनिमाइज कर सकते हैं। नहीं, हम तो उसको इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे आप कि देखो अगर मान लो तुम चाहते हो कि टीआर हर केस में हो, तो यानी टीआर उस केस में भी हो जब मेरा ग्रेजिंग हो,
तो ग्रेजिंग में तो 90 डिग्री हो गया, तो क्या हो गया, ये हो गया इस वाले का आई क्रिटिकल 1 और उसका अलग से आई क्रिटिकल, और दोनों मिलकर 90 डिग्री होना चाहिए। तो पहले तो इसका कर लेते हैं, तो इसका हो जाएगा μ3 साइन 90 डिग्री, क्योंकि ग्रेजिंग पे भेजा मैंने, इज इक्वल टू μ1 साइन IC1। ठीक है, ये हो गया पहला इक्वेशन। यानी साइन IC तो पता ही है μ3 बाई μ1, यानी साइन IC1 इज इक्वल टू हो गया μ3 बाई μ1। ठीक है ना, ये चीज। तो और क्या है, यहाँ पे भी TIR होना चाहिए, जस्ट TIR के लिए क्या होगा ना, वो तो मालूम है मुझे, इज दैट μ1 साइन IC2 लेट्स से इज इक्वल टू μ2 साइन 90। बस ये, ठीक है। तो साइन IC2 क्या हो गया, therefore साइन IC2 तो मालूम है, इज इक्वल टू व्हाट, μ2 बाई μ1। तो ये साइन IC1 हो गया, और हमें पता है कि इसका अगर मैं कॉस निकालता हूँ तो वी कैन गेट द आंसर हमें। तो क्या कंडीशन आ गया, तो इसका कॉस निकाल देता हूँ तो क्या आएगा, 1 माइनस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, तो विच इज व्हाट, μ1 स्क्वायर माइनस μ3 स्क्वायर बाई μ1, ये हो गया कॉस का स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर बाई μ1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना। इसे μ1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा μ2 स्क्वायर should be equal to μ3 स्क्वायर, यानी μ2 should be equal to μ3। That's the minimum case। ठीक है, उससे कम हो कोई दिक्कत, उससे कम हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दैट्स द कंडीशन। यानी μ2 अगर μ3 से कम हो तो फिर तो चलेगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्योंकि जितना कम वैल्यू करोगे ना, तो उसका TIR का चांस उतना ज्यादा बढ़ जाता है। दैट्स द क्राइटेरिया किसका, वो चेक कर लो। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट योर फाइबर ऑप्टिक केबल। अगर मान लो मिनिमम एंगल चाहते हो तो ये आ रहा है, और वैसे भी इसको अब ये मैंने दोबारा फ्रेश किया सॉल्व, पर एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसको करने की जरूरत नहीं। अब बताओ क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि आई मैक्स कितना होना चाहिए, तो ये अब आई मैक्स को तो मैं 90 डिग्री रख सकता हूँ, यानी साइन आई मैक्स क्या होगा, ये 90 डिग्री हो गया, उसको 1 कर दो, इक्वेट कर दो। बट ये कंडीशन कुछ और आ रहा है, इससे कुछ और कुछ गड़बड़ किया होगा मैंने। ये तो ठीक है, और इसका कॉस क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन आई सी साइन स्क्वायर कॉस कर दो 1 माइनस, ये जो कंडीशन आ रहा है कि आई मैक्स को मैं क्या करूंगा ना 90 डिग्री पुट कर दूंगा इसमें, ये हो जाएगा साइन आई मैक्स इज इक्वल टू ये, है ना, अंडर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर बाई μ3। ठीक है, तो यानी आई 90 डिग्री करना है, तो साइन आई मैक्स क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1 होना चाहिए।
यदि कंडीशन आ रहा है μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर इज इक्वल टू μ3 स्क्वायर, तो इससे अलग सर वो जो IC2 है वो 90 माइनस है ना, तो आपने साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ही कर लिया एक टाइप का। जब साइन IC1 को 1 माइनस कर दिया वो तो फिर ये करना पड़ेगा कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ, ये तो आपने फिर दो साइन को ऐड कर दिया ना, या फिर दो कॉस को ऐड कर दिया। क्योंकि ये एक्चुअली साइन IC2 का मतलब हुआ ये कॉस, ये हो गया कॉस कॉस IC1 एक्चुअली। हाँ ठीक है, समझ ये गलती। कॉस IC2 therefore is this, मतलब सॉरी कॉस IC1 is equal to also this, है ना, यानी this square plus this square is equal to 1। ये तो भी मैं सोच रहा था तो गड़बड़ा, यानी ये हो जाएगा बेसिकली यानी μ3 by μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 by μ1 का स्क्वायर should be equal to 1, है ना, यानी μ3 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर इज इक्वल टू μ1 स्क्वायर। वही आ रहा है इसमें भी, वही मैं सोचा था कि अलग कैसे, यानी बेसिकली क्या हो गया, मतलब वो चीज अगर ये ऑलरेडी सॉल्व नहीं कर चुके, अगर इसको एज अ फ्रेश क्वेश्चन समझ लो तो ये तरीका हो गया, है ना। और ये हो जाएगा μ3 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ μ3 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर इज इक्वल टू μ1 स्क्वायर। ठीक, वही आ रहा है इसमें, सेम चीज आ रहा है, ठीक है। वो मैंने वहां गलती किया कि साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कर लिया था, कॉस स्क्वायर करना, ठीक। तो therefore what I'm trying to say is that कि अगर मान लो तुम एंगल पे तैयार हो तब तो चलो इससे काम चला लो, पर अगर तुम रिस्क लेना नहीं चाहते कि पता नहीं कहीं एंगल इधर उधर हो जाए तो मेरा वो डेटा लॉस हो जाएगा, कोई बाई चांस कुछ गड़बड़ भी तो हो सकता है मशीनरी में, कि एंगल वो ना हो कि कुछ और हो गया, कोई कोई वाइब्रेशन, कुछ भी कॉज हो सकता है, टेम्पोररी परमानेंट कुछ भी कॉज हो सकता है। इन दैट केस उस समय का जो ट्रांसमिशन हुआ तो डेटा लॉस में चला जाएगा, वो तो सारा साइड से निकल जाएगा फिर, तो वो रिस्क अगर नहीं लेना चाहते हो, इन दैट केस दिस इज लाइक ये चीज, ठीक है ना। चलो, so that was about your fiber optic cable. Okay, let's move on now. TIR रिलेटेड और भी फिनोमेना है और वो CBSE के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे वो जो डेजर्ट्स वगैरह में मिराज होता है वो भी TIR रिलेटेड ही है। कैसे, अगर मान लो ये डेजर्ट है मान लो, और ये कोई पेड़ पौधे हैं जो कि दूर है मान लो, तो डेजर्ट में क्या होता है, बिकॉज ऑफ द लैंड इज वेरी हॉट, तो उसके कांटेक्ट में जो एयर रहता है वो हमेशा लाइटर हो जाता है, और वो अलग बात है वो चला जाता है बट देन वो तुरंत गर्म भी हो जाता है। तो देखो डेजर्ट में इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि अगर तुम लेयर बाय लेयर देखोगे तो दीज आर, इसमें डेंसिटी इंक्रीज होता है उल्टा। हाँ, यू माइट से ये कैसे हो सकता है, डेंसिटी जो भारी होता है वो तो नीचे रहता है ना, दैट आई अंडरस्टैंड, दैट इज ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम, जब और कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जैसे वो भारी वाला कांटेक्ट में आता है ना तो हल्का हो जाता है, क्यों, क्योंकि एज आई सेड इट्स इन कांटेक्ट विद दिस, तो वो धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हल्का होते ऊपर चला जाएगा, लेकिन जो कांटेक्ट में आता है वो इमीडिएटली गर्म हो जाता है, दैट प्रोसेस इज वेरी रैपिड, देयरफॉर एट ए टाइम मूवमेंट चलता रहता है, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ, सर्कुलेशन चलता रहता है, लेकिन एट ए टाइम अगर एनालाइज करोगे तो देखना ऊपर ज्यादा डेंस होता है, नीचे लेस डेंस होता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वो लेस डेंस वाला धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा, आई एम एक्सेप्टिंग दैट ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड दैट, बट एट ए टाइम जो है ना वो मूवमेंट में टाइम लगता है, और ये गर्म बहुत ज्यादा होता है, लैंड एकदम से उसको गर्म कर देता है एयर, तो देयरफॉर इन डेजर्ट्स द डेंसिटी वेरिएशन इज लाइक दिस, इंक्रीजिंग डेंसिटी ऊपर होता है, सर्कुलेशन से जाता है बट देन वो प्रोसेस स्लो होता है तो टाइम लगता है, तो यानी एट ए पॉइंट ये होता है। इससे क्या हो रहा है ना, ये जो रे है वो देखो अवे फ्रॉम द लेस डेंस पे जा रहा है, ये सबसे कम डेंसिटी है, ज्यादा डेंसिटी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर पता चला यहाँ पे TIR हो गया, तो क्या होगा, यहाँ से फिर उल्टा रिफ्लेक्शन, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो यानी अगर मान लो कोई भी ऐसे करके फिर और भी इधर से और ऐसे करके जाएंगे, तो मान लो अगर कोई है व्हाटएवर, आई डोंट नो,
तो अगर मान लो कोई है इसमें बैठा हुआ है मान लो, ठीक है ना, इन दैट केस क्या होगा, ये जो रेज है वो ऐसे होगा, तो उसको अगर एक्सट्रापोलेट कर दो तो क्या होगा, ऐसे, यानी ही इज सीइंग व्हाट, एन इमेज ऑफ दिस इन्वर्टेड। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज काम करता है, हम लोग देखना जनरली मिरर्स के बारे में पढ़ते तो लिखा रहता है कि एक वाटर बॉडी दिखता है हमें दूर। इंटरेस्टिंगली ध्यान से सुनना, नो वाटर बॉडी इज सीन। नो वाटर बॉडी सीन एज सच। तुम बोलोगे कि नहीं हम तो यही पढ़ते हैं कि डेजर्ट में दूर से लगता है कि कोई पानी का सोर्स है, फिर पास में जाते हैं तो वहां पे पानी का सोर्स गायब हो जाता है, और थोड़ा और आगे दूर लगता है जैसे कोई पानी का सोर्स है। उसके पीछे रीजन दूसरा है। रीजन ये है कि एक्चुअली पानी का सोर्स नहीं दिखता, एक्चुअली दिखता है इसका इन्वर्टेड इमेज। और ऐसे इन्वर्टेड इमेज हमारे साइकोलॉजी के हिसाब से कब होता है, जब कोई लेक हो, कोई पॉन्ड हो, तो देखो वो जो लेक और पॉन्ड का विजुअलाइजेशन है वो हम लोग अपने इमेजिनेशन से करते हैं। So therefore what we see is only this inverted image. So what is seen is only the inverted image. That's it. ये जो वाटर बॉडी की बात है ये हम लोग अपने इमेजिनेशन से देखते हैं। तो seeing water body is the imagination. ये हम लोग अपना इमेजिनेशन होता है, we don't see it actually. ये आप लोगों का अपना इमेजिनेशन होता है, हम लोग कुछ नहीं देखते। ये टीआर डेजर्ट में होता है जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होता है। उल्टा होता है लूमिंग। लूमिंग क्या होता है, लूमिंग होता है आर्कटिक्स। आर्कटिक्स में जो होता है वो होता है लूमिंग। लूमिंग में क्या होता है, मान लो ये पानी का सोर्स है और ये शिप है और मैं यहाँ पे हूँ दूर कहीं, मान लो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर, तो क्या होता है उसमें डेंसिटी का ग्रेडियंट उल्टा होता है। तो इंक्रीजिंग डेंसिटी ऐसे होगी नीचे की तरफ, तो क्या होगा, इसका रे ऐसे जाएंगे, फिर 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 ऐसे, फिर वहां से टीआर हो गया तो ऐसे हो गया, फिर आप डेंसिटी की तरफ जा रहे हो तो टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, इस तरीके। यानी ये जब देखेंगे ना तो ये हवा में शिप देखेंगे। So this person is going to see a ship floating in air. इसको बोलते हैं लूमिंग। हवा में एक शिप जो है फ्लोट करते हुए दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज लूमिंग। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद और फिनोमेना भी है, जैसे रेनबो। रेनबो कैसे दिखता है, रेनबो इज बिकॉज ऑफ अ वाटर ड्रॉपलेट, एंड माइंड यू there are millions and billions of water droplets floating in the air somewhere in the top. तो रेनबो जब दिखता है, अब एक चीज ध्यान से सुनना, एक एक पर्सन को अलग अलग रेनबो दिखता है, समझो ना, क्योंकि वो पर्सन जहां पे खड़ा है वहां का जो रेज है वो एक पर्टिकुलर रेन ड्रॉप से आ रहा हो। मेरे बगल में वो भी रेनबो देख रहा है, लेकिन वो ये वाला रेनबो नहीं देख रहा जो मैं देख रहा हूं, क्योंकि मेरा रेनबो एक पर्टिकुलर रेन ड्रॉप के, बहुत ही छोटा सा एक रेन ड्रॉप के थ्रू होके आया। इसका रेनबो कोई और बगल में रेन ड्रॉप से हुआ है, but because they are all geographically present in the same arena, so therefore we are seeing the rainbow in the same region. But my rainbow is my unique rainbow, and my neighbors or whatever person is there beside, he will also will see the same. He will not see the same rainbow, but will see a different rainbow from a different water drop. अब वो दिखता कैसे है, ये हो गया, तो मान लो रेस गए और टीआईआर करके फिर वापस आ गए, ठीक है ना। यानी क्या हो रहा है, अगर इसको बड़ा करके देखो तो क्या हो रहा है, ये अगर रेन ड्रॉप किसी को बड़ा कर दे तो मान लो रे आया, एक रिफ्रैक्शन हुआ, तो दिस इज रिफ्रैक्शन 1, फिर यहाँ पे एक टीआईआर हुआ, दिस इज लाइक दिस, और फिर एक रिफ्रैक्शन 2, और फिर मेरे आइस पे पहुंचा। तो दिस इज हाउ वी सी ए रेनबो, ठीक है ना। अच्छा, वो जो रेनबो होता है ना उसके सेंटर पे मैं हूं, मैं मतलब मेरे रेनबो का सेंटर पे मैं हूं।
इसके रेनबो के सेंटर पे वो है, तो एवरी व्यूअर इज एट द सेंटर ऑफ दैट रेनबो फॉर्म। जो भी रेनबो फॉर्म होता है उसके सेंटर पे वो व्यूअर होता है, ठीक है ना। सो अ व्यूअर इज एट द सेंटर ऑफ हिज और हर ओन पर्सनल रेनबो, ओन पर्सनल रेनबो। That's all. This is called as primary rainbow. इसमें एक TIR है और 2 रिफ्रैक्शन, ठीक है। बट कई बार सेकेंडरी रेनबो भी देखता है, दिस कॉल्ड एज प्राइमरी रेनबो। और सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है ना, रेज आया, ये किया TIR, ये किया TIR, ऐसा आया और फिर ऐसे, और यहाँ पे देखो तो ये फर्स्ट रे, ये रे, ये आया, ये आया, ये रे, यानी ये रिफ्रैक्शन 1, ये हो गया TIR 1, ये हो गया TIR 2, ये हो गया रिफ्रैक्शन 2 एंड देन वी आर सीइंग। तो इसमें स्कीम इन्वर्टेड रहता है, ठीक है ना। जैसे इसमें अगर वायलेट से लेकर रेड तक इनसाइड आउट होता है, तो फिर रेड से वायलेट हो जाएगा इनसाइड आउट। सो द स्कीम ऑफ वायलेट टू रेड विल बी ऑपोजिट इन द टू वन। सो द सीक्वेंस ऑफ वायलेट टू रेड विद जीरो, है ना, इज ऑपोजिट इन द टू रेड। दिस इज एट अ मोर एडवांटेजियस एंगल, तो सन का इंटेंसिटी थोड़ा ब्राइटर होता है, और ये और जब हॉरिजॉन पे चला जाता है सन तब होता है, तो ऑब्वियसली फिर उसमें इंटेंसिटी कम। तो दूसरा चीज और भी आता है दैट प्राइमरी रेनबो इज ब्राइटर देन द सेकेंडरी, दिस कॉल्ड एज सेकेंडरी। ठीक है, और प्राइमरी रेनबो इज ब्राइटर देन सेकेंडरी। रोहन has asked is that रेनबो का शेप सर्कुलर क्यों होता है, क्योंकि वो स्फेरिकल ड्रॉपलेट से बनता है। रेनबो हमेशा सर्कुलर होना कोई जरूरी नहीं है, वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि बनता कैसे है। तो क्योंकि वो स्फेरिकल ड्रॉपलेट से बन रहा है, तो वो जो स्फेरिकल सरफेस होता है उसमें रिफ्रैक्शन होके आ रहा है, तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ सर्कुलर वन। अगर मान लो कल को कुछ एलिप्टिकल ड्रॉप बना दे, तो लेट्स से, आई मीन हाइपोथेटिकल केस है, तो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, बट अगर एलिप्टिकल बना दोगे तो देखना रेनबो का शेप भी बदल जाएगा, वो भी लगभग एलिप्टिकल टाइप का हो जाएगा, बट नॉट सर्कुलर। तो देखो सर्कुलर इज बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल वाटर ड्रॉप। If you change the shape of the water droplet, then the rainbow shape will also change. ठीक है ना? That's all. चलो, so these are some of the phenomena related to TIR. बाकी और भी है छोटे मोटे, वो सब तो you can read them in the this thing also. जैसे prism में भी कई बार TIR होता है ना? तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। In fact, our next discussion is actually on prism. तो देखो प्रिज्म होता क्या है ना, प्रिज्म अगर देखोगे तो इट्स अ स्ट्रक्चर व्हिच इज लाइक दिस। This is what a prism is. ठीक है, depending on which surfaces are being used for light, we define what is called as angle of prism. But अभी रुको, suppose अगर ये prism है, इसका क्रॉस सेक्शन मतलब, और ये A है, ये B है, ये C है, तो अगर रेज ऑफ लाइट यहां से आ रहा है तो वो बेंड होके यहां जाएंगे, फिर बेंड होके यहां जाएंगे। ऐसे केस में
एंगल ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। बट अगर मान लो रे सपोज यहां से आया, then angle B is the angle of prism. तो देखो एंगल ऑफ प्रिज्म प्री डिफाइंड नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि तुम फेसेस कौन सा यूज कर रहे हो। तो जो दो फेसेस यूज होता है रिफ्रैक्शन के लिए इन द प्रिज्म या इवन टीआईआर के लिए इन द प्रिज्म, उन्हीं को हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। जैसे इस वाले के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म बी हो गया, इस वाले के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म सी भी हो सकता है। तो इसके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा सी, ठीक है। अच्छा, ज्यादातर जो लैब में प्रिज्म मिलता है, जो लैब में मिलेगा तुमको, उसमें देखना 60 डिग्री ईच रहता है। So the way it doesn't matter which one you are taking, it will be anyways the same angle. But most of the scientific prisms ऐसे नहीं होता। Scientific prisms are generally like this, with this being very small angle, मतलब 1 degree to 5 degree इस रेंज में, ठीक है ना। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक प्रिज्म मींस स्मॉल एंगल प्रिज्म। स्टडी तो खैर हम लोग दोनों ही करेंगे, बिग एंगल भी करेंगे, स्मॉल एंगल भी करेंगे, बट आई एम जस्ट सेइंग कि लाइक इफ यू वांट टू नो द एंगल ऑफ प्रिज्म, साइंटिफिक में जनरली यही वाला प्रिज्म का एंगल यूज किया जाता है, दैट्स व्हाई इट्स अ स्मॉल एंगल। और 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री ऐसे ही होता है, 10 डिग्री इस तरीके से। मतलब ये मैं एक जनरल एंगल बता रहा हूँ, 10 डिग्री में वो रोक टोक नहीं है, 10 डिग्री भी कम ही है, कोई बहुत बड़ा एंगल तो नहीं है, बट यस स्मॉलर द एंगल ऑफ प्रिज्म द बेटर, दैट लीड्स टू मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स। क्यों? क्योंकि इन दैट केस फिर हम साइन आई को आई के बराबर ले सकते हैं। ऐसा तो साइन आई के बराबर होता नहीं है, बट इस केस में हम ले सकते हैं, दैट्स द डिफरेंस, ठीक है ना। चलो, सो दैट वाज अबाउट योर साइंटिफिक प्रिज्म्स, राइट। Now let's look at a general prism. I mean, तो general prism में क्या होता है? Let's say this is the angle of prism A. This is called as the incident ray. Obviously, this is the refracted ray. है ना? तो ये हो जाएगा और ये हो गया इमर्जेंट रे। ये पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो जनरली इसको हम लिखते हैं I1। और यहां का जो एंगल है, देखो यहाँ पे कन्वेंशन है, थोड़ा समझो इसको, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा उल्टा है। उल्टा कैसे ना, अगर मैं इस सरफेस में पूछूंगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, तुम तो ये बताओगे, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये बताओगे, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि थोड़ा ध्यान से सुनना, कि यहाँ पे लॉजिक थोड़ा उल्टा लगाया गया, इसको I2 और इसको R2 नहीं बोला गया, इसको I2 बोला गया और इसको R2, दिस बिकम्स R2, so this obviously becomes R1। ठीक है ना। लेकिन कन्वेंशनली क्या किया गया, इसको बनाया गया R2, जबकि एक्चुअल में ये तो I2 है और ये R2 है। अगर मैं इस रे के हिसाब से चलता हूँ, ऐसे गया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन साइंटिस्ट ने इसका नेमिंग थोड़ा उल्टा किया, इसको I2 और इसको R2 बोला गया। इसको पीछे रीजन इज दैट, देखो, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या, कि मान लो लाइट कुछ फेनोमेना करते हुए, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन करते किसी रास्ते से फॉलो करके कहीं पहुंच या कहीं चला गया, फिर स्टार्ट ऐसे किया, फिर कुछ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन करते लास्ट में ऐसे चला। अब एक काम करो, वो जो लास्ट रे है उसको रिवर्स कर दो। कैसे करोगे ना, सिंपल है, एक मिरर रख दो जो कि उसके परपेंडिकुलर हो, तो वहां से रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स अगर कर दोगे
तो देखना पूरा वो जो पाथ है ना वो पूरा रिट्रेस करते हुए फर्स्ट रे जहां पे स्टार्ट किया था उसी लाइन पे वो वापस आ गया। दिस कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब इन बीच में वो कितने भी रिफ्लेक्शन करे, रिफ्रैक्शन करे, टीआईआर करे, उससे कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। वो अगर लास्ट वाला रे को अगर रिवर्स कर दो तो पूरा अपना पाथ को रिट्रेस करते हुए, उस चीज को देखते हुए साइंटिस्टों ने बोला कि भाई देखो अगर तुम रे को ऐसे भेजोगे तो यूं जाएगा, और अगर ऐसे भेजोगे तो यूं भी आएंगे। तो यानी ये भी एक एंगल ऑफ काइंड ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा फॉर द रिवर्स्ड रे, या जो रे को हम रिट्रेस करा रहे हैं। इसलिए उन्होंने बोला चलो ठीक है, वो अच्छा है कि बाहर वाले एंगल्स को I1 I2 कर दो, अंदर वाले एंगल्स को R1 R2। दैट इज द लॉजिक, और कोई लॉजिक, ठीक है। अदरवाइज देखा जाए तो ये I2 होना चाहिए, R2 होना चाहिए एज पर आवर कन्वेंशन दैट वी हैव बीन यूजिंग, ठीक है ना। चलो तो ये A हो गया, ये तो 90 है, ये तो नॉर्मल है, तो ये भी 90 है। तो अब इसलिए अगर ये R2 है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस R2, है ना। बड़े नहीं, मैं अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो ये R1 हो गया, R2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस R1 माइनस R2, ठीक है। अब एक चीज जरा ध्यान से देखो, मैं अगर इस रे को प्रोड्यूस करता हूं, इसको, और अगर इसको भी पीछे प्रोड्यूस करता हूं, यानी क्या हो गया, ये रे इनिशियली ऐसे जाने वाला था लेकिन बैंड वेंड के चक्कर में फाइनली ऐसे गया, यानी ऐसे जाने वाला था और उसके जगह ऐसे गया। So therefore that is what the angle of deviation, यानी प्रिज्म में ये हो गया डेल्टा, that is angle of deviation। अब वो कितना होगा, तो देखो अगर ये I1 हुआ, ये तो पूरे I1 है ना, तो ये एंगल कितना हो गया I1 और माइनस R1, ये एंगल कितना हो गया I2 माइनस R2, है ना। तो अब इसका लिखने का बिल्कुल जगह नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, रिफ्लेक्टेड में सीधे जगह नहीं। ठीक है ना। तो ये जो एंगल हुआ ये कितना हुआ फिर I1 माइनस R1, ये एंगल कितना हुआ फिर I2 माइनस R2। तो डेल्टा क्या होगा ना इन दोनों का समेशन। So we have reached another conclusion, that is delta is equal to I1 minus R1 plus I2 minus R2, यानी I1 plus I2 minus R1 plus R2। अब एक चीज और देखो, अगर मैं इस एंगल को देखता हूं तो ये इस क्वाड्रिलेटरल को देखता हूं, ये वाला क्वाड्रिलेटरल ध्यान से देखो, मैं अगर इस क्वाड्रिलेटरल को देखता हूं तो ये दोनों तो 90 प्लस 90 180, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज आल्सो 180, है नहीं। तो ये एंगल और ये एंगल मिला के भी 180 होगा, तो दैट मींस 180 माइनस R1 माइनस R2 प्लस A इज आल्सो 180। क्यों, क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटरल लिया मैंने, ये देखो ये क्वाड्रिलेटरल जो लिया मैंने उसमें दो एंगल्स तो 90 90 हो गए, तो ये दोनों मिला के भी 180 होना पड़ेगा क्योंकि टोटल एंगल 360 होता है, तो ये 180 तो कैंसिल हो गया, यानी A का वैल्यू क्या होगा इक्वल टू R1 प्लस R2 इस ज्योमेट्री के साथ। R1 प्लस R2 तो ये हो गया, सो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस। ठीक है, ये अच्छा। अभी एक एक्सपेरिमेंट मैं बताने वाला हूं, देखो लॉकडाउन खुलेगा तो हम एक्सपेरिमेंट को करेंगे भी। आई होप कि लॉकडाउन जल्दी से खुले और स्कूल स्टार्ट हो और हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करें, कभी प्रैक्टिकल के वो भी चले एंड ऑल, तो दैट्स द केस। बट एनीवे जब होगा तब देखेंगे। बट फिलहाल क्या है कि अगर तुम डेल्टा वर्सेस आई का एक ग्राफ बनाओ, ठीक है, ये आई हुआ और डेल्टा, तो देखना आई वर्सेस डेल्टा का ग्राफ लगभग ऐसे बनता है। डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ कुछ ऐसे, तो ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड एज द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, जो कि डेल्टा है, और वो कोई ना कोई आई के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, चलो देखा जाएगा। नाउ व्हाट डज इट मीन, इट मींस कि अगर आई का वैल्यू बहुत कम से लेके अगर बहुत ज्यादा तक वेरी करोगे आई का वैल्यू, इन दैट केस देखना
उसका जो डेल्टा है वो भी वेरी करेगा, ठीक है ना। और कैसे करेगा ये, एक स्टेज पे मिनिमम आता है। अब थोड़ा लॉजिकली देखो, थोड़ा सा लॉजिकली देखो, अगर मान लो कोई एक एंगल पे डेल्टा मिनिमम आ रहा है, एज पर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी वो एंगल फिर यहां पे भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो पूरा रिवर्सिबल चीज है। तो अगर इस एंगल पे अगर डेल्टा मिनिमम होता है तो अगर मैं रे को उधर से भेजता हूं तो उसी एंगल पे ना डेल्टा मिनिमम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि I1 और I2 इक्वल होना चाहिए। अच्छा, I1 I2 इक्वल होगा तो R1 R2 भी इक्वल होगा। दैट मींस व्हाट, द रे विल बिकम, अगर ये क्या बोलते हैं, अगर वो वाला ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड्स बराबर होगी, तो इन दैट केस क्या होगा, दैट दिस रे विल बिकम पैरेलल टू द बेस। आर यू गेटिंग इट? ठीक है ना। सो therefore I can say that delta is minimum when I1 is equal to I2 is equal to I. तो डेल्टा क्या होगा फिर 2I minus A. So therefore delta minimum will be equal to 2I minus A. देख लो, तो I1 अगर I2 का बराबर होता है I हो जाता है, तो R1 पे R2 का बराबर होगा। Let's call it as R. नहीं, आई अभी पता नहीं है, मैं अभी कैलकुलेशन फेज में हूँ, समझ ना, मैं कैलकुलेशन फेज में हूँ अभी, अभी पता नहीं, अभी पता कर रहा हूँ। तो इतना तो पता चल गया कि डेल्टा मिनिमम तब होगा जब I1 I2 के बराबर होगा, और उसको I बोल दिया जनरल, और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग R1 R2 के बराबर होगा तो उसे R कहते हैं। अब बताओ, R1 R2 अगर बराबर हो जाए तो A तो R1 प्लस R2 है ना। तो देयरफॉर R के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, A/2। क्यों? क्योंकि अगर R1 R2 बराबर हो जाए तो R प्लस R2 R इज इक्वल टू A, तो R क्या होगा, A/2। A/2 लिखते हैं, ये क्या A/2। अब एक काम करो, इसका मतलब क्या हुआ, I क्या होगा, डेल्टा M प्लस A/2, यानी I हो गया डेल्टा M प्लस A/2। I पता चला। अब मुझे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा sin I बाय sin R। तो देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू, है ना, म्यू इज इक्वल टू therefore mu is equal to कितना आ गया, sin I। अब I क्या है, डेल्टा M प्लस A/2, यानी mu is equal to sin of A प्लस डेल्टा M/2 अपॉन sin R। R क्या हो गया, A/2, यानी sin A/2। sin A प्लस डेल्टा M/2 अपॉन sin A/2। या यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक तरीका क्या है कि एक प्रिज्म लो और उस पे अलग अलग रेज बनाओ, तो देखना उसमें डेल्टा अलग अलग आएगा। फिर कोई ना कोई स्टेज पे डेल्टा मिनिमम आएगा, देखना एक ग्राफ अगर मैं बनाता तो ऐसे आता है और फिर वो आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करें ना, उसके बाद जस्ट वो डेल्टा एम को यूज करके, हमारे पास तो ज्योमेट्री से हमने कर लिया इसको, तो ज्योमेट्री से हमने देखा कि आई और आर से कुछ रिलेशन है, क्योंकि उस समय सिमेट्रिकल होता है, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू A/2 एंड आई इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए होल अपॉन। तो आई और आर का रिलेशनशिप आ गया इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटीज व्हिच वी आर नोन नाउ। प्रैक्टिकली करने के बाद तो उसको पुट कर दिया, तो ये हो गया। So this is how we can find out the refractive index of material of prism. So this is the formula to find refractive index of material prism. अच्छा, मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था अबाउट साइंटिफिक प्रिज्म, है ना। तो एक काम करो,
इसको एज एन एक्सरसाइज समझ लो, साइंटिफिक प्रिज्म में क्या खास होगा वो डिराइव कर लो, ठीक है, जल्दी करो, तो दैट मैं तब तक जो है ना अटेंडेंस ले लेता हूँ एटलीस्ट। साइंटिफिक प्रिज्म में ये फॉर्मूला हल्का सा मॉडिफाई हो जाएगा, क्या होगा वो फटाफट निकालो। चलो ठीक है, Tanmay has just given an answer, Amit, I will just reflect on that, ठीक है, इवन कई ने दिया, आर्यन ने दे दिया कि डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस वन, कार्तिक ने बोलते कि साइन ए बाई टू इज इक्वल टू ए बाई टू, हाँ वो तो करेंगे। सत्यम से कि म्यू इज इक्वल टू 2 बाई ए साइन डेल्टा बाई टू। चलो अभी देखता हूँ, रोहन ने थोड़ा सा अलग दिया वैसे तो, और तन्मय ने भी एक आंसर दिया। देखो बेसिकली ना साइंटिफिक प्रिज्म में क्या है ना, ए इज वेरी स्मॉल, तो ए इज वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर एवरीथिंग इज वेरी स्मॉल, तो आर डेल्टा दे आर ऑल वेरी स्मॉल, तो मैं साइन को एंगल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इन दैट केस क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू साइन ना लिख के मैं सीधे एंगल लिख, तो ये बाई टू वाला तो कैंसिल कर दे, तो यानी पहली बात तो म्यू हो गया इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई ए, एक्चुअली बाई टू जो है ना कैंसिल होगा, तो ए प्लस डेल्टा एम बाई ए, दैट्स फर्स्ट थिंग। दूसरी बात है कि मैं इससे डेल्टा एम भी निकाल सकता हूँ, क्या हो जाएगा म्यू माइनस वन इंटू, like it depends on what you're exactly wanting. A refractive index मालूम है, in that case minimum deviation हो जाएगा mu minus 1 into a, और अगर मान लो refractive index निकालना है, in that case a plus delta m by a, 1 plus delta m by a, that is going to be the refractive index of the material of the prism, ठीक है ना, that's how it will be, fine. So that was about your small discussion on prism. I mean prism is not exactly complete, अभी इसके ऊपर हम लोग एक और फिनोमेना भी डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन। ये हमने जो किया ये था रिफ्रैक्शन, लेकिन कोई भी ऐसे मटेरियल पे सॉलिड में जो है ना एक और फिनोमेना भी साथ में होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है ना, लाइट का फैलना,
मतलब जैसे व्हाइट लाइट आया और वो वायलेट, इंडिगो, इस तरीके से, क्योंकि सबके अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इज नॉट द सेम फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम. फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम एवरी कलर ऑफ लाइट, मैं दोबारा बता रहा हूँ, एवरी कलर ऑफ लाइट हैज अ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इनफैक्ट हर लैम्डा के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसके लिए फॉर्मूले वगैरह है. तो दैट्स प्रोबब्ली व्हाट विल बी द एजेंडा ऑफ टुमारोज क्लास. तो कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे. सत्यम सेज की सर फाइबर ऑप्टिक केबल में हम लोग 0 डिग्री क्यों ना करते. ठीक है ना, देखो 0 डिग्री करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ठीक है ना. द ओनली थिंग इज दैट वो 0 डिग्री करने के बाद भी कहीं ना कहीं वो टीआईआर का जरूरत पड़ेगा. पता है क्यों? क्योंकि यहां से मान लो अगर कानपुर जा रहा है फाइबर ऑप्टिक केबल, तो क्या वो स्ट्रेट होगा? सोच के देखो थोड़ा सा कि क्या वो स्ट्रेट होगा कि अगर तुमने मान लो 0 डिग्री एंगल पे एंट्री करा दिया एक्सियली, यानी मान लो बिल्कुल एक्सिस पे कर दिया, तो एकदम स्ट्रेट रे चला गया, ये तो होगा नहीं. क्यों? देयर विल बी बेंड्स. भाई गली में बेंड होगा, फिर सड़कों में होगा, फिर सड़क भी हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, कई जगह थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होगा ऐसे करके, तो वहां पे भी बेंड होगा. तो देखो देयर विल बी बेंड्स एंड देयरफॉर देयर विल बी टीआईआर. माय ओनली कंसर्न वाज दैट कि कुछ भी एंगल पे एंट्री करे टीआईआर हो. तो इसलिए जो है जो कंडीशन हमने बताया था वो इसलिए था सो दैट हम अगर मान लो सीधा ना करके कुछ एंगल पे भी करते हैं तो भी टीआईआर कम से कम. दैट वाज द कंडीशन. ठीक है ना. और that would ensure that even if there are bends in a fiber optic cable, at least TIR will be happening and there is no data losses. That's the understanding. ठीक है ना. चलो ठीक है. Now कार्तिक has asked कि डेल्टा m plus a small कैसे होगा. ठीक है ना. ना देखो डेल्टा कब बड़ा होता है ना, उसको जब मौका मिलता है दूर जाने का, तो जगह ही कम है, तो डेल्टा विल बी स्मॉल. ठीक है ना, सारे स्मॉल हो जाएंगे. ठीक है ना, क्योंकि हम इंसिडेंट भी ऐसे स्मॉल एंगल पे ही करेंगे. ठीक है ना. चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग कल के क्लास में. तो प्रिज्म के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे फर्दर, थोड़ा सा और बचता है. तो दिस टॉपिक कुछ थ्योरेटिकल है, ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है इन द सेंस कि देखना क्वेश्चन वगैरह भी कम ही आते हैं, पर ठीक है, वी शुड बी अवेयर. ठीक है सर. ओके बेटे. सर ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है कि मतलब डेल्टा ज्यादा हो, भले इस मतलब जब ए बहुत कम है. नहीं, इट्स अ रिलेटिव थिंग है. डेल्टा बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा बहुत ज्यादा होने के लिए क्या ना कि ये विड्थ भी तो चाहिए. तो विड्थ तो हम ज्यादा दे ही नहीं रहे, एकदम से है, यानी रे थोड़ा सा बेंड किया और ये सारे एंगल्स भी कम रखेंगे. ऑल एंगल्स विल बी केप्ट स्मॉल ओनली. ठीक है ना. तो इसके इन दैट केस डेल्टा बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा ज्यादा कब हो रहा है, देखो कि जितना ज्यादा विड्थ बढ़ा रहे हो ना, तो उतना डेल्टा बढ़ने का चांस बढ़ता है. ठीक है ना. या अगर मान लो ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस करते हो इस केस में और प्रिज्म पतला सा है, इन दैट केस डेल्टा ज्यादा होने का मौका नहीं मिलेगा. ठीक है ना. चलो इसको और कल डिस्कस करेंगे. ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. ओके.